नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी के पहले शनिवार को, मार्च के दूसरे गुरुवार को, जून के दूसरे बुधवार को, फरवरी के दूसरे गुरुवार को। आंसर मार्च के दूसरे गुरुवार को। अब देख लेते हैं व्याख्या। विश्व किडनी दिवस अर्थात गुर्दा दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में किडनी रोग एवं इससे जुड़ी समस्याओं की आवृत्ति व प्रभाव को कम करना है। आपको बता दें कि विश्व किडनी दिवस मनाने की शुरुआत 2006 में हुई और इस वर्ष दुनिया भर के 66 देशों द्वारा विश्व किडनी दिवस मनाया गया था। यह WKD इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी IFN और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन IFKF की एक संयुक्त पहल है। अब अगला प्रश्न, चाय में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ग्लूटेलिन और प्रोलामिन, कैफीन और टैनिन, कैल्शियम और फास्फोरस, फाइबर और खनिज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और खनिज मौजूद होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज भी पाया जाता है। चाय में कैफीन एक मन प्रभावी औषधि है। कैफीन दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मन प्रभावी औषधि है। आपको बता दें कि काली चाय में विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन E, पॉलीफिनॉल्स, कैफीन और टैनिन्स होते हैं, जो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो स्टिमुलेटर होते हैं। इनसे शरीर में फुर्ती का एहसास होता है। इसलिए चाय में मौजूद L-थियानाइन नामक अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट लेकिन शांत रखता है। चाय में एंटीजन होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल क्षमता प्रदान करते हैं। चाय में ग्लूटेलिन और प्रोलामिन विटामिन भी होते हैं। अब अगला प्रश्न, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड राफ, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। आंसर रोनाल्ड राफ। अब देख लेते हैं व्याख्या। भारत में मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड राफ ने की थी। ब्रिटिश भारत में पैदा हुए और इंग्लैंड में एक डॉक्टर के रूप में शिक्षित हुए। भारतीय चिकित्सा सेवा में कार्यरत रहते हुए उन्होंने 20 अगस्त 1897 को सिकंदराबाद में मच्छरों द्वारा मलेरिया परजीवियों के संरक्षण की खोज की थी। इसलिए उन्होंने मनुष्यों में मलेरिया परजीवियों के संरक्षण में एनोफिलीज मच्छरों की भूमिका को साबित किया और बताया मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। अब अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तानिका शोध, मस्तिष्काघात, हंटिंगटन रोग, अल्जाइमर रोग। आंसर अल्जाइमर रोग। अब देख लेते हैं व्याख्या। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम और अल्जाइमर रोग के बीच संबंध में क्रोमोसोम 21 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें एक जीन होता है जो अल्जाइमर से जुड़े मस्तिष्क में परिवर्तन के साथ शामिल प्रमुख प्रोटीन अमाइलॉइड प्रोटीन में से एक का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम विकार है जो अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है। इसके कारण बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक असमानताएं हो सकती हैं। इसे ट्राइसॉमी 21 के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे आम जन्मजात विसंगति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और कार्यात्मक समस्याएं शामिल हैं। इसलिए डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें जन्मजात हृदय दोष, बहरापन, कमज़ोर आँखें, मोतियाबिंद, ल्यूकीमिया, कब्ज, स्लीप, नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत, दिमागी समस्याएं, हाइपोथायराइडिज्म, मोटापा, दांतों की विकास में देरी आदि शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है।
वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ तथा मादा एनेफ्लीज मच्छर द्वारा। आंसर वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। अब देख लेते हैं व्याख्या। एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू बुखार एक संक्रामक रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित एडीज मच्छर से मनुष्यों में फैल सकता है। डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। आपको बता दें कि एडीज मच्छर डेंगू वायरस को संचरित करते या फैलाते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हों। अब अगला प्रश्न। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून, फेफड़े, दिल, इनमें से कोई नहीं। आंसर खून। व्याख्या। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो रक्त को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत यानी माता पिता से जीन के माध्यम से बच्चों में पारित रक्त विकार है। यह तब होता है जब शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाता है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति में रक्त की कमी के लक्षण, लीवर और स्प्लीन में सूजन और शारीरिक विकास में कमी इत्यादि लक्षणों से थैलेसीमिया का अंदाजा आ जाता है। अब अगला प्रश्न। भारत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 1975 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1992 में। आंसर वर्ष 1978 में। ऑप्शन बी। व्याख्या। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम वर्ष 1978 में शुरू किया गया। इसे टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम कहा गया था। आपको बता दें कि वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम करके संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। वर्ष 1992 में यह बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया और वर्ष 1997 में इसे राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में शामिल कर लिया गया। इसलिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अथवा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक हैं जो सालाना करीब 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। अब अगला प्रश्न। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। आंसर प्रोटीन। व्याख्या। किसी बच्चे के उत्तम विकास के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, प्रेरणा जरूरी तत्व है जो एक साथ मिलकर भरपूर देखभाल कहलाते हैं। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन मांसपेशियों, अंगों और हड्डियों सहित ऊतकों के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। वे अमीनो एसिड से बने होते हैं जो शरीर के निर्माण खंड हैं। अब अगला प्रश्न। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है: अधिशोषण, परासरण, विद्युतक संचलन, संक्रिय गमन। आंसर परासरण। ऑप्शन बी। व्याख्या। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम परासरण है। आपोहन डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इसे डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला प्रश्न है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट, फिनेरिया। आंसर आर्टीथर। ऑप्शन ए। व्याख्या। फिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए आर्टीथर प्रयोग की जाती है। आर्टीथर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को नष्ट करने वाली फ्री रेडिकल्स का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि आर्टीथर
आर्टेमिसिनाइन का एक अर्धकृत्रिम व्युत्पाद फिस्क्यूटर्पिन लैक्टोन नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। यह खून में मलेरिया परजीवी के एंथीरोफाइटिक चरण पर तेज़ी से हमला करता है। इसके अलावा क्लोरोक्विन फॉस्फेट सबसे आम मलेरिया रोधी दवाओं में शामिल है। आपको बता दें कि क्लोरोक्विन किसी भी परजीवी के लिए पसंदीदा उपचार है जो दवा के प्रति संवेदनशील है। गंभीर मलेरिया के इलाज के लिए आर्टेसुनेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसलिए प्लाज्मोडियम ओइले या प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होने वाली गंभीर मलेरिया के इलाज के लिए इस दवा का उपयोग अन्य दवाओं जैसे 8 इम्यूनोक्विनोलिन दवा के साथ भी किया जाता है। आर्टेसुनेट दवाओं के एक समूह से संबंधित है जिसे मलेरिया रोधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 मार्च को, 28 जून को, 2 अक्टूबर को। आंसर 16 मार्च को। व्याख्या, टीकाकरण कई गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक होता है। लोगों को वैक्सीन के इसी महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि देश में पहला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2 अक्टूबर 1995 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया गया था, लेकिन कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ टकराव से बचने के लिए इसे बाद में परिवर्तित करके 16 मार्च कर दिया गया। चूँकि 16 मार्च 1995 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक पोलियो पहल के तहत भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और यह टीकाकरण कार्यक्रम 2 बूंद जिंदगी के नाम से लोकप्रिय हुआ था। इसीलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत के जश्न के रूप में मनाया जाता है, जिसने देश में पोलियो उन्मूलन में मदद की थी। अतः लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताने के उद्देश्य से अब हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाए रखने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति के लिए। आंसर शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक है। जब आपके शरीर का मुख्य तापमान उसके समान तापमान से नीचे चला जाता है तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय हो जाता है और पूरे शरीर को संकेत भेजता है कि आपको अतिरिक्त गर्मी की आवश्यकता है। जहां गर्मियों में पसीना आना एक जलवायु संबंधी प्रभाव है, वहीं सर्दियों में कैलोरी जलाना एक आंतरिक प्रभाव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है? कैफीन, लैक्टोज, कैफीन के साथ साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटीरिक एसिड। आंसर कैफीन के साथ साथ कैरोटीन। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। गाय के दूध में कैल्शियम के साथ साथ कैरोटीन प्रोटीन भी पाया जाता है। इसी के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। दूध में मौजूद सफ़ेद रंग के कैफीन के कारण दूध सफ़ेद होता है। कैफीन दूध में मौजूद मुख्य प्रोटीन में से एक होता है। आपको बता दें कि कैफीन दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर छोटे छोटे कण बनाता है जिसे मिसेल कहा जाता है। जब इस मिसेल पर प्रकाश पड़ता है तो अपवर्तित होकर बिखर जाता है और इसी के कारण दूध सफ़ेद दिखाई देता है। इसलिए गाय का दूध भैंस के मुकाबले पतला होता है। इसमें फैट की मात्रा भी कम होती है, वहीं इसमें कैफीन की कम मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से गाय का दूध हल्का पीला नजर आता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। आंसर कोबाल्ट 60। ऑप्शन डी। व्याख्या, कोबाल्ट 60 का उपयोग दुनिया भर में कैंसर से लड़ने और जटिल मस्तिष्क स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया के उपचार में कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, हार्मोन्स थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बायोमार्कर टेस्टिंग का उपयोग भी कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को, 12 जुलाई 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को, 12 जनवरी 2005 को। आंसर 12 अप्रैल 2005 को। अब देख लेते हैं व्याख्या। देश की ग्रामीण आबादी विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने एवं किफ़ायती, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस मिशन का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण परिवारों को बहुमूल्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस मिशन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करने और प्राधिकरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा के माध्यम से उच्चीकृत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक ग्रामीण स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करना है। अब अगला प्रश्न, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा, एनोफिलीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा? आंसर एंडीज द्वारा। व्याख्या। पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एंडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। इसका वाहक कारक फैलवीवायरस जीनस वायरस है। आपको बता दें कि पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। पीत ज्वर से प्रभावित क्षेत्रों में शिशुओं को पीत ज्वर का टीका 9 से 12 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ ही दिया जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिसीमिया? आंसर ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। श्वेत रक्त कोशिकाओं का अपने स्तर से बहुत अधिक बनना ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे ब्लड कैंसर कह सकते हैं। यह अस्थिमज्जा में ल्यूकेमिक कोशिकाओं के तेजी से गुणा होने के कारण होता है। ल्यूकेमिक कोशिका में रिसाव के कारण मसूड़े की सूजन, रक्तस्राव, दर्द रहित लिम्फ नोड में सूजन, यकृत का बढ़ता आकार, तिल्ली, सिर दर्द, दौरे, सांस लेने में कठिनाई, पीलिया आदि हो सकते हैं। आपको बता दें कि श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर की रक्षक हैं। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। जब कभी शरीर में रोग फैलाने वाले रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है तो ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। इसीलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा दाल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता है। आंसर तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, ऑप्शन ए। व्याख्या। वनस्पति तेल असंतृप्त वसीय अम्लों से बने होते हैं जबकि वनस्पति घी संतृप्त वसीय अम्लों से बने होते हैं। संतृप्त फैटी एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, इसीलिए वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक है। आपको बता दें कि वनस्पति घी में ट्रांस फैट पाया जाता है जिसमें दिल की बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल में वृद्धि करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी घटा देता है। हालांकि दोनों कैलोरी की मात्रा समान होती है लेकिन उनमें मौजूद वसा का प्रकार भिन्न होता है। घी में संतृप्त वसा की उच्च सांद्रता होती है जो हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ी होती है, जबकि तेल मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड वसा में समृद्ध होता है जो बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। अब अगला प्रश्न, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन? आंसर क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी। व्याख्या। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के रूप में उत्पादित होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं जबकि जानवरों में यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। आपको बता दें कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक पॉलीसैकेराइड है। पशु ऊर्जा संचयन के लिए ग्लाइकोजन का उपयोग करते हैं। यह लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित होता है जिसका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है, जबकि पौधे में कार्बोहाइड्रेट का
स्रोत फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस का एक प्रक्रिया है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करते हुए पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को उदासीन करती है। अगला प्रश्न, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, डीएनए विषाणु द्वारा, वेरिओला वायरस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, विब्रियो कोलेरी द्वारा। आंसर डीएनए विषाणु द्वारा, ऑप्शन ए। व्याख्या, छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स एक वायरल संक्रमण द्वारा तथा अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। आपको बता दें कि यह बीमारी वेरिफेला जोस्टर वायरस VZV के कारण होती है। चिकन पॉक्स मुख्यतः 10 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए जाने वाला रोग है, लेकिन यह वयस्कों को प्रभावित करता है। इसीलिए यह बीमारी वयस्कों में गंभीर हो सकती है। चिकन पॉक्स से होने वाले दाने को स्किन पर समान होने में से 2 से 4 सप्ताह तक लग सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 2 मार्च को, 2 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को। आंसर 2 अप्रैल को, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस WAAD प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक विकास संबंधी गड़बड़ी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेल जोल बनाने में परेशानियां आती हैं। इसलिए WAAD का उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD और उन बाधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है जिनका ASD से पीड़ित लोगों को हर दिन सामना करना पड़ता है। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। अब अगला प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसे कांच के हाउस वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। आंसर, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। जैविक भोजन में प्राकृतिक तत्व होते हैं और उन्हें बनाने के लिए हानिकारक रसायनों, प्रथाओं और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक भोजन में फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और अनाज आदि शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स, मलेरिया। आंसर प्लेग, ऑप्शन बी। व्याख्या, ब्लैक डेथ जिसे महामारी या प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग में पीड़ितों की त्वचा पर दिखाई देने वाले चमड़े के नीचे के रक्तस्राव के कारण होने वाले धब्बों के कारण इसका नाम ब्लैक डेथ दिया गया था। इसे संक्रामक रोग के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको बता दें कि प्लेग एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से पिस्सू से फैलता है। यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु जो प्लेग का कारण बनता है छोटे कृंतकों में रहता है। पिस्सू इन कृंतकों का रक्तपान करता है। जब चूहे मरते हैं तो प्लेग के जीवाणुओं से भरे पिस्सू चूहे को छोड़कर आदमी की ओर दौड़ते हैं। जब आदमी को पिस्सू काटते हैं तो दंश में अपने अंदर भरा संक्रामक द्रव्य रक्त में उगल देते हैं। स्विस में जन्मे अलेक्जेंडर वर्फिन ने प्लेग के लिए जिम्मेदार जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न, हरे मिर्च में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? बीटा कैरोटीन और विटामिन सी, कैफीन और टैनिन, विटामिन ए और पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। आंसर केवल 1, 3 और 4। अब देख लेते हैं व्याख्या। हरी मिर्च में विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B6, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर का इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने को काम करता है। आपको बता दें कि हरी मिर्च खाने से शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसे आयरन का नेचुरल सोर्स भी माना जाता है।
हरी मिर्च में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। बीटा कैरोटीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आपको बता दें कि इसमें बीटा कैरोटीन, क्रिप्टोकान्फेनिथीन, लुटेन, जक्सेंथीन आदि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मौजूद हैं। इसमें मौजूद कैप्सासाइनिन नाम का कंपाउंड दर्द निवारक के रूप में काम करता है। नियमित रूप से हरी मिर्च खाने से एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी को दूर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम किया जा सकता है। हरी मिर्च में कैफीन और टैनिन नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब अपनाई गई थी? वर्ष 1983 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2017 में? आंसर वर्ष 1983 में, ऑप्शन ए। व्याख्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से जरूरी है। इसीलिए हर देश अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाता है। भारत में आज़ादी के 30 साल बाद पहली बार वर्ष 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाई गई। इसके बाद साल 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के करीब 15 साल बीत जाने के बाद साल 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। अब अगला प्रश्न, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज़ उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में? आंसर कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में। अब व्याख्या, श्वेत फुफ्फुस रोग कपास के रेशों की धूल के लगातार संपर्क में रहने के कारण होता है। लंबे समय तक वह हवा में सांस लेना जिसमें कपास के छोटे रेशे या धूल होती है, इस रोग का कारण बनती है। कपड़ा और कपास श्रमिक इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अब अगला प्रश्न, एक कठोर परिश्रम करने वाली पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी, 4500 कैलोरी? आंसर 4000 कैलोरी। क्या प्रायः पुरुषों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि पुरुषों को 2000 से 2500 कैलोरी और महिलाओं को 1800 से 2200 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, लेकिन आयु के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता में भिन्नता होती है। जैसे 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के गतिहीन पुरुषों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी, मध्यम रूप से सक्रिय पुरुषों को प्रतिदिन 2800 से 2600 कैलोरी और सक्रिय पुरुषों को प्रतिदिन 2800 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोबुडिन, माइकोनाजोल, नोनाक्सिनोल 9, वीराजोल? आंसर जीडोबुडिन, ऑप्शन ए। व्याख्या, HIV एड्स बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के संक्रमण की वजह से होती है। जीडोबुडिन, एजिडोथाइमिडिन, AZT एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। जीडोबुडिन एक इन इंट्रो में मानव इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV एस्ट्रो वायरस के खिलाफ उच्च गतिविधि वाली एक एंटीवायरल दवा है। आपको बता दें कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं से थाइमिडीज किनेज द्वारा जीडोबुडिन ट्राइफॉस्फेट में फास्फोराइलेट किया जाता है, जो HIV रिवर्स एंजाइम को बाधित कर सकता है, जिससे HIV श्रृंखला संश्लेषण समाप्त हो जाता है, जिससे HIV प्रतिकृति को रोका जा सकता है। जीडोबुडिन DNA श्रृंखला के विकास को रोकने के लिए वायरस के DNA पॉलीमरेज के साथ संयोजन करता है, जिससे वायरस की प्रतिकृति बाधित होती है। अगला प्रश्न, जल में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह कई घुलनशील लवणों के घुलने के कारण अशुद्ध हो जाता है? मिश्रण, विलायक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर विलायक। व्याख्या, जल अपनी विलायक विशेषता के कारण कई घुलनशील लवणों के घुलने के कारण अशुद्ध हो जाता है। पानी किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि यह द्विध्रुवीय है। आपको बता दें कि पानी के अणुओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की ध्रुवीय व्यवस्था होती है। एक तरफ हाइड्रोजन में संक्रामक विद्युत चार्ज होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन में नकारात्मक चार्ज होता है। अब अगला प्रश्न, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ,
बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर वायरस। व्याख्या, वायरस द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस मेम्ब्रेन्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस MGN के विकास से जुड़े रहते हैं। यकृत हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के लीवर को संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बी की शुरुआत उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुई थी। इसके बाद यह वायरस बाकी दुनिया में फैल गया। अब अगला प्रश्न, विश्व टीबी क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 24 मार्च को, 24 अप्रैल को, 24 मई को। आंसर 24 मार्च को। व्याख्या, तपेदिक अथवा क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और निराकरण करने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है, इसलिए यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे सामान्य संक्रमण वाले अंग फेफड़े, फुफ्फुस, फेफड़ों के चारों ओर अस्तर, लिम्फ नोड्स, आंतों, रीढ़ और मस्तिष्क हैं। चूँकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने तपेदिक टीबी का कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस की खोज की घोषणा की थी और उसी की स्मृति को तपेदिक टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है, जबकि इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 है। अब अगला प्रश्न, अदरक में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? विटामिन C और विटामिन B6, कोलेस्ट्रॉल और कोबालमीन, पोटेशियम और मैग्नीज, आहार्य फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर केवल 1, 3 और 4। विटामिन C और विटामिन B6, पोटेशियम और मैग्नीज, आहार्य फाइबर। व्याख्या, जिंजीबेरेसी परिवार का 12मासी जड़ी अदरक औषधीय गुणों के कारण सर्दियों से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का एक अनिवार्य सामग्री रहा है। अदरक में जिंजरोल एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण मौजूद होता है, जिसके कारण अदरक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। अदरक में कई पोषक तत्व जैसे विटामिन C, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और क्रोमियम पाए जाते हैं। आपको बता दें कि 100 ग्राम अदरक में 80 किलो कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1% वसा, 1% कैल्शियम, 6% कार्बोहाइड्रेट, 8% आहार्य फाइबर, 3% प्रोटीन और 3% लोहा, 8% विटामिन C, 10% विटामिन B6, 10% मैग्नीशियम और 11% पोटेशियम पाया जाता है। अदरक में कोलेस्ट्रॉल और कोबालमीन नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अनपेशीय रूप से दिया जाता है? मधुमेह, कैंसर, रेबीज, काली खांसी। आंसर काली खांसी। व्याख्या, DPT संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रामक रोग डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दिए जाते हैं। D का मतलब डिप्थीरिया, T का मतलब टिटनेस और P का मतलब है पर्टुसिस। यह तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। आपको बता दें कि डिप्थीरिया और पर्टुसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जबकि टिटनेस कट और घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हीमोफीलिया, कैंसर। आंसर हीमोफीलिया। व्याख्या, पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो प्रायः पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता।
आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें रक्त समान रूप से नहीं जमता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के लगाने वाले प्रोटीन क्लॉटिंग कारक की कमी होती है। अब अगला प्रश्न, वर्षा के जल का कुछ भाग पृथ्वी पर रहता है और शेष भाग कहा जाता है? तालाब, कुआं या झील, पृथ्वी के अंदर, कच्ची या पक्की चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन। आंसर एक, दो, तीन सभी। तालाब, कुआं या झील, पृथ्वी के अंदर, कच्ची या पक्की चट्टानों में। अब देख लेते हैं व्याख्या। वर्षा के जल का कुछ भाग पृथ्वी पर रहता है तथा शेष भाग तालाब, कुआं या झील, पृथ्वी के अंदर, कच्ची या पक्की चट्टानों में चला जाता है। वर्षा जल का संग्रहण सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए ज़रूरी है। सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही असरदार और पारंपरिक तकनीक है। इससे छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि के इस्तेमाल से जल संरक्षण किया जा सकता है। भूमिगत पुनर्भरण तकनीक जल संग्रहण का एक नया तरीका है। अब अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए? 40 ग्राम, 30 ग्राम, 38 ग्राम, 50 ग्राम। आंसर 38 ग्राम। व्याख्या, एक व्यक्ति को हर दिन 38 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। यह 9 सेब या 12 कटोरी दलिया के बराबर माना जाता है। फाइबर का अधिक मात्रा में सेवन करने से हार्ट संबंधी बीमारियां कम होती हैं। फाइबर को लेने के लिए प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं: साबुत अनाज, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल व आदि, फलियां, दालें, चने और राजमा आदि, सब्जियां, ब्रोकली, स्प्राउट्स, पालक और गाजर। फल में आता है जामुन, सेब, नाशपाती और संतरे। मेवे और बीज में आता है बादाम, चिया बीज, अलसी और अखरोट। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कमज़ोर नवजात बच्चे को कितने अंतराल पर दूध देना चाहिए? 1-1 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे। आंसर 3-3 घंटे। ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कमज़ोर नवजात बच्चे को 3-3 घंटे के अंतराल पर दूध देना चाहिए। बच्चे के 2 महीने होने के बाद 3 से 4 घंटे में दूध पिलाना होता है, जबकि 4 से 6 महीने के बच्चे को हर 4 से 5 घंटे में और फिर 6 महीने के होने के बाद हर 4 से 5 घंटे में दूध पिलाना होता है। अब अगला प्रश्न, एक 10 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? 300 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 650 ग्राम। आंसर 200 ग्राम। व्याख्या, एक 10 वर्षीय मांसाहारी बालक को रोजाना 200 ग्राम दूध पीना चाहिए। रात को सोने से पहले दूध पीना स्वस्थ शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। रात को दूध पीने से अच्छी नींद आती है, जबकि वहीं दूध हमारे शरीर के लिए एक पौष्टिक आहार माना जाता है। यह न सिर्फ प्रोटीन का स्रोत है बल्कि कई विटामिन और मिनरल्स का खजाना भी है। लेकिन पीलिया, दस्त और पेचिश जैसी परेशानी वाले लोगों को दूध पीने से परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, ग्लूकोज। आंसर ग्लाइकोजन। व्याख्या, भूख लगने पर व्यक्ति शरीर के अंदर यकृत में जमा ग्लाइकोजन का उपयोग सबसे पहले करता है। भूखमरी की स्थिति में ग्लाइकोजन का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि ग्लाइकोजन भंडार समाप्त होने के बाद वसा और प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। शरीर पहले ग्लाइकोजेनोलिसिस के माध्यम से यकृत कोशिकाओं में संग्रहित ग्लाइकोजन भंडार के साथ साथ पाचन तंत्र की सामग्री को समाप्त करने, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रोटीन और फिर वसा को जलाता है। अब अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को। आंसर 22 मार्च को। व्याख्या, पानी के महत्व को उजागर करने और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। साल 1992 में ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो में पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी दिन इस बात की घोषणा की गई कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर विटामिन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। मछलियों के यकृत तेल में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली का तेल 2 महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध है, जिन्हें इकोपेंटेनोइक एसिड EPA और डोकोसा हेक्सेओनोइक एसिड DHA कहा जाता है। जबकि मछली के तेल या कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? सोयाबीन, मछली, चावल, दूध। आंसर दूध। व्याख्या, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। फास्फोरस प्रोटीन खाद्य पदार्थों जैसे दूध और दूध उत्पादों और मांस और बीन्स, दाल और नट्स जैसे विकल्पों में उच्च मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ओट्स, तिल, अलसी के बीज और राजमा में सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस प्राकृतिक रूप से अंडे, पनीर, दही, डार्क चॉकलेट और दूध जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है। आपको बता दें कि फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थों के अलावा आहार कैल्शियम और प्रोटीन से भी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि वे फास्फोरस को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। आंसर राइबोसोम। व्याख्या, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम एक कोशिका ऑर्गेनेल है जो यूकेरियोटिक दोनों के साथ साथ प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। इसीलिए पोलैंड कण राइबोसोम का दूसरा नाम है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आनुवंशिक पदार्थों DNA या RNA के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तांबा, जिंक, आयोडीन, फीफा। आंसर फीफा। व्याख्या, फीफा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान 6 तत्वों ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। जबकि ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो किसी व्यक्ति के द्रव्यमान का लगभग 65% है। प्रत्येक पानी का अणु एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है, लेकिन प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के संयुक्त द्रव्यमान से बहुत बड़ा होता है। अब अगला प्रश्न, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। कोशिका भित्ति की संरचना अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के संचरण में सहायक, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में आवश्यक, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक, कूट 1 तथा 2, 2 तथा 4, 1, 3, 4 या फिर ये सभी। आंसर केवल 1 और 2। कोशिका भित्ति की संरचना अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के संचरण में सहायक। अब देख लेते हैं व्याख्या। पादपों में कैल्शियम के कार्य कोशिका भित्ति की संरचना अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के संचरण में सहायक होना है। पौधों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। यह पानी में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों से अवशोषित करने में मदद करता है। आपको बता दें कि कैल्शियम पौधे में प्लांट सेल को बनाए रखने और फल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों और ऊतकों पर दिखाई देते हैं, जिनका विकास रुक जाता है और पौधे झाड़ीदार दिखने लगते हैं। सबसे छोटी पत्तियां आमतौर पर छोटी और विकृत होती हैं और किनारों पर भूरे रंग के क्लोरोटिक धब्बे विकसित होते हैं, जो फैलकर अंततः पत्तियों के केंद्र में एकजुट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न, DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? केंद्रक, लयनकाय, जीन, गुणसूत्र। आंसर जीन। व्याख्या, DNA का एक भाग जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। अर्थात जीन DNA का एक खंड होता है जो प्रोटीन को बनाने के लिए कोड प्रदान करता है।
जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। आंसर अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला, ऑप्शन ए। व्याख्या, अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं और पशु कोशिकाएं दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। आपको बता दें कि पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक कोशिका झिल्ली, साइटोफोल, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्गी बॉडीज, पेराक्सीसोम्स और लाइसोसोम है। जबकि कई संरचनाओं में पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थिति होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। आंसर सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, ऑप्शन ए। व्याख्या, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। आपको बता दें कि नमक और चीनी दोनों खाद्य उत्पाद में मुक्त पानी के साथ जुड़कर काम करते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों को विकास के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। चीनी की तुलना में नमक पानी को बांधने में अधिक प्रभावी है। नमक और चीनी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करते हैं और इसमें भोजन खराब होने से बचता है। नमक और शर्करा निर्जलीकरण व परावरण द्रव्य द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। अगला प्रश्न, अदरक में कौन सा गुण पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी, कैंसर रोधी और रोगाणु रोधी, वजन को नियंत्रित रखने में सहायक, लिपिड प्रोफाइल बढ़ाने में सहायक। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी। व्याख्या, जिंजीबेरेसी परिवार का 12मासी जड़ी अदरक औषधीय गुणों के कारण सदियों से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का एक अनिवार्य सामग्री रूप है। अदरक में जिंजरोल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण मौजूद होता है, जिसके कारण अदरक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फेनोलिक और फ्लेवोनॉइड्स जैसे जैविक रूप से सक्रिय यौगिक से भरपूर अदरक में कई गुण निहित हैं, जैसे इसमें एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, कैंसर रोधी, रोगाणु रोधी, वजन को नियंत्रित रखने में सहायक, रक्त ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाने, लिपिड प्रोफाइल बढ़ाने के गुण मौजूद होते हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को